हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1 ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो यूनिट नंबर 1 है, मैं आज का आपको सिलेबस दिखाता हूँ। दिस इज यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर प्रोग्रामिंग, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग में अप्रोचेस टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, यूज ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज for systematic development of programs. Now we are going to discuss this. यहां से लेके यहां तक तो हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया। अब हम आज बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, ठीक है। और कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो केवल हमारा इससे जो यूनिट नंबर 1 का ये पोर्शन है, यहां से क्या बचा? दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। इसीलिए मैं इस टॉपिक को आपको पढ़ा रहा हूं। पेपर तो हालांकि सी प्रोग्रामिंग है और फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम्स, ये आपका जो दूसरा पेपर है कंप्यूटर फंडामेंटल का, उसके अंदर भी आप इसे पढ़ते हो। लेकिन चूंकि यहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको कवर करके चल रहा हूँ। और आज के टॉपिक के बाद, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बाद, हम सीधे मूव करेंगे बेसिक्स ऑफ सी यानी कि सी प्रोग्रामिंग में। तो जब आप आज ये लेक्चर, तीसरा लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, तो आप ये कह सकते हो कि यूनिट नंबर 1 का 50% पोर्शन वी विल बी एबल टू कंप्लीट। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा टॉपिक आज का क्या है। दैट इज फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं, और फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको ये आइडिया देता हूं कि क्वेश्चंस किस किस तरह के पूछे गए हैं, व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। तो आप देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। 21 22 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। और 17 18 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिथम टू प्रिंट सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो एक एल्गोरिथम है जो हमें लिखना है 2 नंबर में, कि हमें सम को प्रिंट करना है, सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो हाउ डज एन एल्गोरिथम हेल्प इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्लो चार्ट्स इन विजुअलाइजिंग द स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम एंड इंप्रूविंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। 2024-25 में पिछले साल ही 7 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया है। Define flowchart. What are the different properties of flowchart? Draw a flowchart to check number is prime or not. तो ये डिफरेंट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि आगे आने वाले समय में जब आप प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, तो प्रोग्रामिंग में आप बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो जब आप एक प्रोग्राम बना लेंगे, तो चाहे किसी भी प्रोग्राम का आपसे एल्गोरिथम पूछ लिया जाए या उसका फ्लोचार्ट बनाने के लिए आ जाए, आप उसे कर पाओगे। मेरा पर्पस केवल ये है कि कितने सारे क्वेश्चन, देखिए 24-25 में 10 नंबर का पूछा गया, 23-24 में 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, फ्लो चार्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो हर साल 22-23 में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, एल्गोरिथम क्या होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। 21-22 में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, एल्गोरिथम को एक्सप्लेन कीजिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए, और एक एल्गोरिथम लिखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकालने का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने का प्रोग्राम तो हम जब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, उस समय हम प्रोग्राम बनाएंगे। So when we will be able to write a C program, so we will also be able to write algorithm and draw the flow chart, because flow chart is the pictorial representation। अभी देखेंगे 10 नंबर में 2022-23 में पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 21-22 में 10 नंबर में पूछा है कि फ्लो चार्ट को कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से सिंबल उसके अंदर होते हैं, और एक मैक्सिमम अमंग 3 इनपुट नंबर का एक मैक्सिमम निकालने का 3 नंबर है, 3 में से मैक्सिमम नंबर कौन सा, उसका फ्लो चार्ट बनाइए। और 21-22 में फिर 7 मार्क्स का पूछा गया है, राइट ए ड्रॉ ए फ्लो चार्ट एंड राइट द एल्गोरिथम ऑफ फाइंडिंग जीसीडी ऑफ 2 नंबर्स। कहने का मतलब ये है कि जो आज का टॉपिक है, इससे आपका एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। और क्वेश्चन क्या हो सकता है, एल्गोरिथम क्या होता है या फ्लो चार्ट क्या होता है, और आपसे किसी एक लॉजिक के ऊपर या तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए बोला जाएगा या एल्गोरिथम लिखने के लिए बोला जाएगा। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज एल्गोरिथम। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यू कैन सी, दैट इज एल्गोरिथम, या स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम लॉजिक इन ए सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज नोन एज एल्गोरिथम। स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम लॉजिक, या स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लॉजिक to represent, to execute any process, that is known as algorithm, which is always language, computer programming language independent। ऐसा नहीं है कि C का एल्गोरिथम अलग होगा, C++ का अलग होगा, डेटा स्ट्रक्चर या फिर जावा का अलग होगा, पाइथन नहीं। एल्गोरिथम तो सबके लिए होता है। उस एल्गोरिथम का यूज करके आप किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन है,
ए सेट ऑफ फाइनाइट रूल्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड in calculations or other problem solving operations or a procedure for solving a mathematical problem in a finite number of set steps that frequently involves recursive operation. Simple सा definition, step by step representation of a logic in simple English language, in general English language is known as algorithm. What are the characteristics of algorithm? Clear and ambiguous. जो आपका algorithm है वो clear होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है, द एल्गोरिथम शुड बी अनएम्बिगुअस, किसी तरह की कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि एक स्टेटमेंट में आप कुछ और कह रहे हैं, दूसरा स्टेटमेंट कुछ और कहता है। ईच ऑफ इट्स स्टेप्स शुड बी क्लियर इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड मस्ट लीड टू ओनली वन मीनिंग। मैंने जैसे भी कहा कि एक स्टेप में तो आप कुछ और कहते हो, दूसरे स्टेप में आप लिखते हो तो कुछ और कहते हो, उसका दोनों का मीनिंग अलग अलग कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो क्लियर होना चाहिए एल्गोरिथम, अनएम्बिगियस होना चाहिए, किसी भी तरह की एम्बिगिटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। दैट इज द क्लियर एंड एम्बिगियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। वेल डिफाइंड इनपुट्स होने चाहिए। इफ एन एल्गोरिथम सेज टू टेक इनपुट्स, इट शुड बी वेल डिफाइंड इनपुट्स। हर एक एल्गोरिथम में, अगर जरूर नहीं है कि एल्गोरिथम में इनपुट होगा, लेकिन अगर इनपुट है तो दैट इनपुट मस्ट बी वेल डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल एडिशन ऑफ टू नंबर्स अगर आपको करना है तो दो नंबर आपको इनपुट करने होंगे, यानी कि दो नंबर इनपुट होगा आपके पास, तभी आप उसके ऊपर कोई जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो एडिशन का वो कर सकते हो। तो इसमें आपका कहने का मतलब है कि जो इनपुट है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। और कुछ एल्गोरिथम्स ऐसे हैं जिसमें इनपुट नहीं होता है, जैसे कि केवल आपको कुछ हेलो डिस्प्ले करना आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, तो हेलो को लिख देंगे तो दैट विल बी डिस्प्लेड। इनपुट होना जरूरी नहीं है, आउटपुट किसी एल्गोरिथम का आउटकम जरूर होता है। तो वेल डिफाइंड इनपुट होगा इफ एन एल्गोरिथम सेज टू टेक इनपुट्स। अगर एल्गोरिथम कहता है कि कुछ इनपुट लेना है, इट शुड बी वेल डिफाइंड इनपुट्स। इट मे और मे टेक इनपुट, इसमें किसी एल्गोरिथम में इनपुट हो भी सकता है और किसी एल्गोरिथम के लिए इनपुट नहीं भी हो सकता है। यानी कि जब प्रोग्रामिंग आप करेंगे तो कुछ प्रोग्राम ऐसे होंगे जिसमें आप कुछ इनपुट करेंगे यूजर से, और कुछ ऐसे होंगे जरूरी नहीं है कि आपको इनपुट ही करना पड़े। वेल डिफाइंड आउटपुट्स, जैसे वेल डिफाइंड इनपुट है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वेल डिफाइंड आउटपुट। द एल्गोरिथम मस्ट क्लियरली डिफाइन व्हाट आउटपुट विल बी यील्डेड एंड इट शुड बी वेल डिफाइंड एज वेल। क्या आउटपुट किसी एल्गोरिथम का आएगा ये डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि वेल डिफाइंड आउटपुट होना चाहिए। और इट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट। जैसे मैंने अभी कहा कि इनपुट होना जरूरी नहीं है, लेकिन आउटपुट होना जरूरी है। हर एक प्रोसेस का, हर एक एग्जीक्यूशन का, हर एक प्रोसेस के लिए, हर एक प्रोग्राम का कोई ना कोई आउटपुट जरूर आता होगा। फाइनाइटनेस, ये तो खुद एल्गोरिथम की डेफिनेशन है कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेटमेंट होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने एक एल्गोरिथम लिखा और किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आप उसे करते ही जा रहे हैं, यानी कि वो इनफाइनाइट है। नो, इनफाइनाइट इज नॉट पॉसिबल। फाइनाइटनेस होना चाहिए, द एल्गोरिथम मस्ट बी फाइनाइट, दैट इज इट शुड टर्मिनेट आफ्टर ए फाइनाइट टर्म। उसमें कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टेटमेंट होंगे, उसका कोई ना कोई एंड जरूर होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो इनफाइनाइट टाइम के लिए आपका रन करता रहेगा। फिजिबल होना चाहिए, फिजिबल टू इम्प्लीमेंट, फिजिबिलिटी होनी चाहिए। वो फिजिबल वो फिजिबल सॉल्यूशन होना चाहिए, वो इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एल्गोरिथम है जो फिजिबल ना हो, जिसे इम्प्लीमेंट ना किया जा सकता हो। इट इज नॉट, इट शुड नॉट बी देयर। द एल्गोरिथम मस्ट बी सिंपल, जेनरिक एंड प्रैक्टिकल such that it can be executed with the available resources। ऐसे ऐसी कोई बात नहीं करनी है कि वो पॉसिबल ही ना हो। ऐसा कोई एल्गोरिथम नहीं लिखना है कि उसका इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल ना हो। फिजिबल सॉल्यूशन होना चाहिए, एल्गोरिथम शुड बी फिजिबल। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है एल्गोरिथम। मैंने शुरू में ही बताया कि जो एल्गोरिथम है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। लैंग्वेज कौन सा? कंप्यूटर लैंग्वेज। यहाँ कौन सी लैंग्वेज की बात होती है? यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज की बात हो रही है। कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। ऐसा नहीं कि सी का एल्गोरिथम अलग होगा, सी प्लस प्लस का अलग होगा। एल्गोरिथम तो एक जनरल डिस्क्रिप्शन है, किसी काम को करने का तरीका बताता है। चाय बनाने का भी एल्गोरिथम हो सकता है। आप यहाँ से 5 किलोमीटर कहीं दूर जाते हैं अपने घर से, फिर वहां से वापस आते हैं, बीच में आप कोई काम करते हैं, उसका भी आप एल्गोरिथम लिख सकते हैं। तो एल्गोरिथम is always language independent. The algorithm design must be language independent. That is, it must be just plain instruction that can be implemented in any language. किसी भी लैंग्वेज, यानी किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में, and yet the output will be the same as expected. तो लैंग्वेज क्या है? दिस इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। इसका लैंग्वेज की कोई डिपेंडेंसी नहीं है।
एल्गोरिथम ऑलवेज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। डेफिनेटनेस, ऑल इंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम मस्ट बी अनएम्बिगियस, ये बात ऊपर हो गई, प्रिसाइज होना चाहिए कम शब्दों में, एंड इजी टू इंटरप्रेट, इजी टू इंटरप्रेट, उसको समझना आसान होना चाहिए। बाय रेफरिंग टू एनी ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन एल्गोरिथम वन कैन बी इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी डन। उसका जो स्टेटमेंट है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। एवरी फंडामेंटल ऑपरेटर इन इंस्ट्रक्शन मस्ट बी डिफाइंड विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, यानी कि डेफिनेटनेस में वो भी आ गया, इंटरप्रिटेशन भी होना चाहिए, रीडेबिलिटी भी होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी होना चाहिए, और इट मस्ट बी डिफाइंड विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, उसमें कोई किसी तरह की एम्बिग्यूटी भी नहीं होनी चाहिए। इट इज डेफिनेटनेस। इफेक्टिवनेस, एन एल्गोरिथम मस्ट बी डेवलप्ड बाय यूजिंग वेरी बेसिक, सिंपल एंड फिजिबल ऑपरेशन सो दैट वन कैन ट्रेस इट आउट विदाउट यूजिंग जस्ट पेपर एंड पेंसिल। तो जब हम किसी एल्गोरिथम को लिखते हो तो इट शुड बी ट्रेसेबल। इफेक्टिवनेस कितनी है उसकी, इट शुड बी ट्रेसेबल, यानी कि जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं हम उसको ट्रेस कर पाए कि ये स्टेप बाय स्टेप वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे अगर आपके एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, तो आप ये लिख सकते हैं कि एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड एम्बिगियस, वेल डिफाइंड इनपुट्स, वेल डिफाइंड आउटपुट, फाइनाइटनेस, फिजिबल और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। आप 5 भी पॉइंट लिख देंगे देन यू विल गेट द मार्क्स, बिकॉज ये क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर का या 5 नंबर का। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। दूसरा है फ्लो चार्ट। अभी हम एग्जांपल देखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया व्हाट इज एल्गोरिथम, व्हाट इज फ्लो चार्ट, एंड एग्जांपल के साथ पूछा गया है। तो अब फ्लो चार्ट देख लेते हैं। एल्गोरिथम क्या था, स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम या स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लॉजिक इन सिंपल लैंग्वेज इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट लैंग्वेज इन जनरल लैंग्वेज, दैट इज एल्गोरिथम। एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम इज नोन एज फ्लो चार्ट। अगर आप उसे पिक्चर की फॉर्म से एक्सप्लेन करते हैं, कुछ सिंबल्स हैं उनका यूज करके बनाते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम इज नोन एज फ्लो चार्ट। ये जो एल्गोरिथम है और ये फ्लो चार्ट है, ये होते क्या हैं, दीज आर द डिजाइनिंग टूल्स। ये जो डिजाइनिंग टूल्स हैं, क्या क्या डिजाइनिंग टूल्स हैं, एल्गोरिथम है, फ्लो चार्ट है, सूडो कोड भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में यही 2 बात समझनी है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट के बारे में। तो फ्लो चार्ट और ये क्या है, दीज आर द डिजाइनिंग टूल्स। ये होता क्या है एक्चुअली, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक लाइफ साइकिल है। ये कुछ प्रोसेस हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए, किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए सबसे पहले हम एसआरएस लिखते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लिखते हैं कि हमें क्या बनाना है, हम क्या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी वो हम कलेक्ट करते हैं। जैसे हमें किसी बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, तो बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें बैंक के लोग जो उसको यूजर होंगे, जो उसको यूज करने वाले होंगे, उनसे मिलना पड़ेगा और उनसे मिलकर हमें उसकी रिक्वायरमेंट कलेक्ट करनी होगी। ये दूसरा स्टेप है, दैट इज फिजिबिलिटी एनालिसिस है। जो फिजिबल, वो जो हम बनाने वाले हैं उससे कोई नुकसान तो नहीं किसी के, फिजिबिलिटी यानी कि वो सॉल्यूशन जो हम देने वाले हैं वो फिजिबल है कि नहीं है, वो टाइम फिजिबल है कि नहीं, वो इकोनॉमिक फिजिबल है कि नहीं है, वो सोशल फिजिबल है कि नहीं है। उसके बाद डिजाइनिंग आती है और उस डिजाइनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अपने लॉजिक को समझाने की कोशिश करते हैं, और लॉजिक को समझाने के लिए हम करना क्या चाहते हैं उसके लिए हम डिजाइनिंग टूल्स का यूज करते हैं। और वो डिजाइनिंग टूल कौन से हैं, वो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। ये मैंने बात इसलिए बताई कि बेसिकली ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आते कहाँ हैं। तीसरे में फिर ये डिजाइनिंग टूल्स का यूज करके एल्गोरिथम फ्लो चार्ट लिखते हैं। इसके बाद जो चौथा स्टेज होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, एसडीएलसी में, वो होता है कोडिंग फेज। आप इस एल्गोरिथम और इस लॉजिक को यूज करके आप इसे इंप्लीमेंट करते हो किसी लैंग्वेज के अंदर, लैंग्वेज के अंदर कोड लिखते हो। कोडिंग के बाद फिर टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद इंप्लीमेंटेशन होता है, और फिर उसके बाद मेंटेनेंस फेज होती है। तो दीज आर द 7 फेजेस ऑफ एनी डेवलपमेंट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया कि ये आते कहाँ पे हैं। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट आर दी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लॉजिक। जैसे फ्लो चार्ट आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा और द एल्गोरिथम फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड विजिबल। अगर इसके बाद आप क्या कोड लिखना चाहते हैं, आप प्रोग्राम कैसा बनाना चाहते हैं, तो एल्गोरिथम से तो समझ में आता है, लेकिन अगर आप उस पिक्टोरियल समझने की कोशिश करते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं, इट इज मोर रिप्रेजेंटेबल, अंडरस्टैंडेबल और एक्सप्लेनेबल। A flowchart is a type of diagram that represent a workflow और process। कौन कौन से सिंबल यूज करते हैं, जैसे कि इसके अंदर एक सिंबल होता है टर्मिनल बॉक्स, जो हम स्टार्ट और स्टॉप लिखने के लिए यूज करते हैं, स्टॉप को एंड भी कर सकते हैं। वो ओवल शेप का होता है, इस तरीके से हम इसे
बना सकते हैं। ये है स्टार्ट और स्टॉप के लिए, ओवल शेप होता है लगभग ये। उसके बाद है प्रोसेस बॉक्स। अगर हमें कुछ प्रोसेस करना है, कुछ एग्जीक्यूशन करना है, उसके लिए हम रेक्टेंगुलर बॉक्स शेप का यूज करते हैं। दिस इज दैट शेप, ये रेक्टेंगुलर। या थोड़ा सा और इस तरीके से प्रोसेस बॉक्स आप बना सकते हैं। डिसीजन बॉक्स, अगर आपको कोई डिसीजन इफ कंडीशन वगैरह लगानी है तो उसके लिए हम डायमंड शेप, यानी कि ये डिसीजन बॉक्स के लिए हम ये वाला सिंबल का यूज करते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ इनपुट या आउटपुट करना है तो आपको पैरेललोग्राम शेप का यूज करते हैं, तो उसके लिए ये वाला शेप है इनपुट और आउटपुट के लिए। और इसके बाद है फ्लो लाइंस, यानी कि एरो, ये फ्लो लाइंस हैं। इस तरीके से आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो ये तो है स्टार्ट के लिए या स्टॉप के लिए। दिस इज प्रोसेस बॉक्स, दिस इज डिसीजन बॉक्स, दिस इज फॉर इनपुट और आउटपुट के लिए। कहीं कहीं पे इसे हम रीड और राइट के लिए भी बोलते हैं, रीड के लिए या कुछ राइट करना है उसके लिए। एंड दीज आर दी फ्लो लाइन। बस ये छोटी सी बात है, इन सिंबल का यूज करके आपको फ्लो चार्ट को बनाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राइट एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर द फॉलोइंग टू कैलकुलेट द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। वैसे तो एल्गोरिथम लिखने का कोई बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना है, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ये बहुत जगह आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, टू कैलकुलेट द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं एल्गोरिथम। आप अपना एडिशन एल्गोरिथम का एक नाम रख सकते हैं, एडिशन, और दो नंबर का मतलब है ए बी और सी। आप इसमें रख सकते हैं कि दो नंबर बी और सी को ऐड करने के बाद आपको एक तीसरे वेरिएबल की, तीसरे स्पेस की जरूरत पड़ेगी जहां पे आप उसको एडिशन को स्टोर करेंगे, रिजल्ट को स्टोर करेंगे। तो ऐसा करने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस एल्गोरिथम इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एडिशन ऑफ टू नंबर्स से। मैंने आपको बताया कोई स्पेसिफिक इसका स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो इम्प्रेसिव एल्गोरिथम होगा, ए एंड बी, टू कैलकुलेट द एडिशन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी एंड स्टोर द रिजल्ट इन थर्ड नंबर से सी। इस तरीके से लिखिए पहले। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 1 और कॉलन साइन लगा सकते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखिए, स्टार्ट, फिर स्टेप नंबर 2। अब आपको क्या करना है, दो नंबर इनपुट करने हैं, तो आप ये स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, रीड टू नंबर्स। अंडरस्टैंडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो फिर आप यहाँ लिखिए इनपुट ए एंड बी, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद फिर है आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज, आपने रीड कर लिया, रीड करने के बाद अब आप क्या करेंगे, परफॉर्म दी ऑपरेशन ऑफ एडिशन। कैसे लिखेंगे, ई इक्वल्स टू, आप ऐसे कॉलम साइन लगाइए, ए प्लस बी। तो ये क्या है, बेसिकली एडिशन ऑफ टू नंबर। देन स्टेप नंबर 4, फिर आप क्या कीजिए, फिर लिखिए डिस्प्ले डिस्प्ले
रिजल्टेंट वैल्यू, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर आप क्या करिए, राइट। देन स्टेप नंबर 5, आप स्टॉप लिख सकते हैं या फिर आप क्या लिख सकते हैं, एंड लिख सकते हैं। तो दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर। अब इसका मैं फ्लो चार्ट बनाता हूँ। फ्लो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, स्टार्ट किया। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट के लिए कौन सा सिंबल है, ये स्टार्ट का आपका ये सिंबल। तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, स्टार्ट। फिर उसके बाद क्या किया, स्टार्ट के बाद आपने किया रीड टू नंबर्स। तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक इनपुट बॉक्स में ऐसे लिख लीजिए, ऐसे रीड कर लीजिए या इनपुट कर लीजिए, रीड ए। उसके बाद एक और ले लीजिए, फिर रीड बी कर लीजिए। यहाँ से देख देख के लिख रहा हूँ मैं, रीड कर लिया 2 नंबर्स, केवल सिंबल का यूज कर रहा हूँ क्योंकि रीड का मतलब है इनपुट, तो इनपुट बॉक्स यूज किया। अब सी इक्वल्स टू ए प्लस बी करना है, तो ये प्रोसेस है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोसेस बॉक्स का यूज करेंगे। ऐसे कर सकते हैं, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। उसके बाद क्या किया, डिस्प्ले किया। डिस्प्ले के लिए फिर प्रिंट करना है, यानी कि प्रिंट करने के लिए फिर आप क्या करते हो, राइट करते हो, या रीड लिखा है तो राइट कर दीजिए, राइट सी। उसके बाद आपने स्टॉप कर दिया, तो फिर वो टर्मिनल बॉक्स, दैट इज स्टॉप या फिर एंड कर। तो दिस इज द फ्लो चार्ट एंड दैट वाज द एल्गोरिथम ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स। और देखिए इसी तरीके से आपको एग्जाम में बनाना, टू फाइंड आउट द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर। तो एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे, एल्गोरिथम आप ऐसे लिखेंगे, एल्गोरिथम मैक्सिमम कर देते हैं इसका नाम, ऐसे भी रख सकते हैं, मैक्सिमम, मैक्स अंडर स्कोर टू नंबर्स, ऐसे कर सकते हैं। और ए और बी सपोज वो 2 नंबर हैं। फिर आप क्या लिखेंगे, दिस एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर से ए एंड बी। फिर आप क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 1 लिखेंगे, फिर स्टार्ट, फिर स्टेप नंबर 2 लिखेंगे। आपके पास 2 नंबर होने चाहिए, इनपुट। फिर आप कैसे करेंगे, रीड टू नंबर्स, इनपुट ए एंड बी। फिर तीसरा स्टेप क्या होगा, अब आपको लॉजिक लगाना है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि 2 नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो अगर आपको पता करना है कि 2 नंबर में से नंबर बड़ा कौन सा है, तो आप एक कंडीशन लगा सकते हो स्टेप नंबर 4 में, चेक इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है तो आप क्या करते हो, ऐसे आप फर्स्ट सेकंड कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, प्रिंट ए इज ग्रेटर नंबर। फिर इसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो आप लिख सकते हो अदरवाइज, क्योंकि ये तो सिंपल राइटिंग इन इंग्लिश है। फिर आप क्या लिख सकते हो, प्रिंट बी इज ग्रेटर नंबर या मैक्सिमम नंबर। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो, ये आपको एक नई चीज मिली, यहाँ पे आप लिख सकते हो एंड ऑफ, ये कंडीशन आपने लगाई तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो एंड ऑफ कंडीशन। इस तरीके से एल्गोरिथम को लिखेगा तो बहुत अच्छा आपका रेस्पॉन्स रहेगा, एग्जाम में नंबर अच्छे मिलेंगे। और उसके बाद स्टेप नंबर 5 क्या है, स्टेप नंबर 5 इज स्टॉप। अब इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, फ्लो चार्ट के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टार्ट, फिर के बाद इनपुट ए एंड बी या रीड ए एंड बी, है ना, 2 नंबर इनपुट, इनपुट बॉक्स आपने यूज किया। अब क्या करना है आपको, अब आपको कंडीशन लगानी है।
कंडीशन के लिए कंडीशन बॉक्स, डायमंड बॉक्स, इफ नहीं लिखना, बस ये लिखना है ए, ऐसे लिख दीजिए ए ग्रेटर देन बी। तो अब या तो कंडीशन में ये यस होगा या फिर ये नो होगा। अगर ये यस है तो इसका मतलब आपको क्या प्रिंट करना है, प्रिंट ए इज ग्रेटर नंबर, ऐसे लिख लीजिए। अगर वो नो है तो आपको क्या करना है, प्रिंट बी इज ग्रेटर। तो अगर ये यस होता है और ये प्रिंट होता है तो आप किस पे आ जाते हो, फिर आप एंड पे आ जाते हो। और अगर ये ट्रू होता है, ये अगर ए ग्रेटर देन बी कंडीशन फॉल्स होती है तो आप नो पे जाते हो, बी प्रिंट करते हो और फिर कहाँ पे आ जाते हो, फिर ये यहाँ से एंड पे। सपोज चेक कर लेते हैं कि आपका, सपोज आपने इनपुट करते हैं, सपोज ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 6। तो चेक करते हैं, ए की वैल्यू हो गई 5 और बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू हो गई 6। तो कंडीशन क्या बनेगी, 5 ग्रेटर देन 6। ये कंडीशन कैसी है, फॉल्स है। 5 तो 6 से बड़ा नहीं होता, फॉल्स है। तो येस में नहीं जाएगा, नो में जाएगा, नो में जाएगा तो प्रिंट बी इज ग्रेटर नंबर। और बी क्या है, बी तो है 6, तो ग्रेटर नंबर उसके बाद कहाँ पे आएगा, एंड कर देगा। सपोज आपका इनपुट है ए की वैल्यू है 6 और बी की वैल्यू है 5। तो आप चेक कीजिए, अब चेक करें। सपोज स्टार्ट इनपुट ए एंड बी, तो ए की वैल्यू है 6 और बी की वैल्यू है 5। तो अब की बार कंडीशन क्या बनेगी, ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए की वैल्यू है 6 ग्रेटर देन बी 5। ये कंडीशन कैसी है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो यस में जाएगा और ए को ग्रेटर नंबर प्रिंट करके एंड कर देगा। तो ये एल्गोरिथम लिखने का और फ्लो चार्ट को बनाने का तरीका है। और देखिए, अब है मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स, मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स। तो एल्गोरिथम, वही एल्गोरिथम लिखेंगे, एल्गोरिथम ऐसे कर सकते हैं, मैक्स 3 नंबर ए बी। तो वही करेंगे स्टेप नंबर 1। सबसे पहले तो वो स्टोरी लिखेंगे, दिस एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम अमंग 3 नंबर्स, से 3 नंबर्स आर इन ए बी सी। स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इनपुट करेंगे ए और बी और सी को। उसके बाद क्या करेंगे, अब वो लगाएंगे कंडीशन और वो लिखेंगे चेक दी, चेक विच इज ग्रेटर, कौन सा नंबर बड़ा है। तो वही फर्स्ट, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी, अगर ए बी और सी दोनों से बड़ा है तो सेकंड क्या करेंगे, प्रिंट ए इज ग्रेटर नंबर, सिंपलेस्ट बता रहा हूं। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट, इफ, अब बी को देख लो, बी इज ग्रेटर देन ए एंड सी, तो प्रिंट बी इज ग्रेटर नंबर। ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, फिर ये सिंपलेस्ट है तीसरा, इफ सी इज ग्रेटर देन ए एंड बी, तो आप क्या कर दोगे, सी इज ग्रेटर नंबर। उसके बाद एंड ऑफ इफ कंडीशन, और उसके बाद फोर्थ फिफ्थ नंबर इज स्टॉप, या फोर्थ नंबर इज स्टॉप। तो ये एल्गोरिथम है। ये सिंपल इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि इफ इज ग्रेटर देन, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार्ट के बाद इनपुट करेंगे। और भी तरीके हो सकते हैं इस कोड को लिखने के, मल्टीपल तरीके हैं 3 नंबर में से बड़ा नंबर पता करने का। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इनपुट ए कॉमा बी एंड सी, या रीड ए बी सी। अब कंडीशन क्या है आपका, अगर ए बड़ा है बी से, है ना, और साथ के साथ आपका अगर ये यस है, अगर ये यस है, और दूसरी कंडीशन है आपकी, अगर ए बड़ा है सी से, तो आपको क्या प्रिंट करना है, अगर ये दोनों यस हैं तो आपको प्रिंट करना है ए इज
ग्रेटर नंबर, ये प्रिंट करना है। अगर ये नो है और ये नो है, अगर b इज ग्रेटर देन c, है ना, और ये यस है, और साथ के साथ b इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन c, तो आपको क्या प्रिंट करना है, b इज ग्रेटर नंबर। उसके बाद तीसरा, ये भी नो है, तो आप क्या कर सकते हो, c के लिए लगा सकते हो c इज ग्रेटर देन a, और ये यस है, और c इज ग्रेटर देन b, c इज ग्रेटर देन a और c इज ग्रेटर देन b, तो आप क्या कर सकते हो, c इज ग्रेटर नंबर। तो ये फ्लो चार्ट बनाने का तरीका है। फिर आप इसको जो है यहाँ प्रिंट करके प्रिंट बॉक्स में, फिर आप इसे क्या कर दीजिए, तीनों को एक लास्ट बनाइए स्टॉप, और तीनों को यहाँ सीधा सीधा करना है ऐसे, नीचे जगह नहीं है तो ऐसे इसको आप बना सकते हो। और भी तरीका हो सकता है, मैंने इसको ऐसे बनाया, आप इसको ऐसे बना सकते हो, है ना, और कम लिख के भी बना सकते हो। तो तरीका है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाने। टू जनरेट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10, एल्गोरिथम उस तरीके से लिखेंगे, दिस एल्गोरिथम इज यूज्ड। अब पहले सबसे पहले तो ये लिखोगे एल्गोरिथम, दिस एल्गोरिथम इज यूज्ड टू कैलकुलेट जनरेट द काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10। क्या आउटपुट आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दिस एल्गोरिथम इज यूज्ड टू प्रिंट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10। स्टेप नंबर 1 स्टार्ट, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, आप क्या कर दीजिए, अब देखिए एक इनिशियलाइज कीजिए, सेट a इक्वल्स टू 1 कर लीजिए, a इक्वल्स टू 1 कर लीजिए, ऐसे लिखिए, सेट कर दीजिए a को 1, ये मैं a को 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, 3 पे अभी ठीक करूंगा मैं इसको, a इक्वल्स टू 1 कर दिया, मैं लिख रहा हूँ कि मुझे मालूम नहीं होगा क्या, मैं कोशिश कर रहा हूँ, a इक्वल्स टू 1 हो गया। अब मुझे 2 चाहिए, तो 2 करने के लिए क्या करूंगा, सेट a इक्वल्स टू a प्लस 1, तो a इक्वल्स टू a प्लस 1 से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो गया, फिर प्रिंट कर दीजिए a की वैल्यू को प्रिंट कर दो, है ना। सबसे पहले a इक्वल्स टू 1 है, इसको और देख लेते हैं, मैं पहले नंबर नहीं लिखता हूँ, पहले मैं केवल लॉजिक लिखता हूँ। सबसे पहले सेट करना है a इक्वल्स टू 1, फिर उसके बाद प्रिंट करना है a को, प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, a इक्वल्स टू a प्लस 1, तो जब मैं a को 1 करूंगा, फिर a को प्रिंट करूंगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद a इक्वल्स टू a प्लस 1 करूंगा तो a की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे फिर से प्रिंट करना है a को, ठीक है। a इक्वल्स टू 1 करके a को प्रिंट किया, तो मुझे क्या करना है कि ये वाले जो स्टेप हैं, सपोज सबसे पहले मैंने लिखा स्टेप नंबर 1 स्टार्ट, फिर स्टेप नंबर 2 मैंने लिखा सेट a इक्वल्स टू 1, फिर मुझे 3 पे करना है रिपीट स्टेप, ये वाला सपोज 4 है, 4 रिपीट स्टेप 4 टू, ये सपोज 5 है, 4 to 5, है ना, कब तक, अंटिल a इक्वल्स टू 10, जब तक 10 के बराबर ना हो जाए, और फिर उसके बाद 6 पे मैंने स्टॉप कर लिया। अब देखिए ये काम करता है कि नहीं करता, रन करके देखता हूँ इसे, ये कलर ले लेता हूँ, मैं इसे रन करके देख रहा हूँ। स्टार्ट, वो सब लिखोगे आप जैसे लिखते हैं, तो मैंने तो अब लॉजिक पे आ गया, क्योंकि अब इसका साइज जो है एल्गोरिथम का बढ़ता जा रहा है। a इक्वल्स टू 1 कर दिया, तो ये a इक्वल्स टू 1 हो गया। स्टेप 4 to 5 अंटिल a इक्वल्स टू 10, ये 4 क्या है, ये 4 अंटिल a इक्वल्स टू 10, या a इक्वल्स टू 10, या इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, अंटिल की वजह लिख सकता हूं इफ a लेस देन 10 इक्वल्स टू 10, ये भी कंडीशन हो सकती है, दोनों में से कर सकता हूं, लेस देन और इक्वल टू 10 लिख सकता हूं, इंग्लिश में लिख सकता हूं, a लेस देन इक्वल्स टू का सिंबल बना सकता हूं, जैसे आप ठीक समझे वैसे कर सकते हैं। तो क्या a इक्वल्स टू 1 है,
तो स्टेप 4 पे तब जाएगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है? हाँ, ये ट्रू है कंडीशन। इफ इट इज ट्रू, स्टेप नंबर 4 पे जाना है, प्रिंट कर दीजिए ए को, तो ये प्रिंट हो गया 1। उसके बाद ए इक्वल टू ए प्लस 1, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस 1 से 2 हो जाएगी। अब ये तो बार बार होगा क्योंकि रिपीट लिखा हुआ है। या मैं ऐसे करूं कि रिपीट स्टेप 4 एंड 5, अभी तो ये फिर जाएगा 4। अब 4 जाने से पहले ये कंडीशन फिर चेक करेगा। कंडीशन क्या है? इफ ए लेस देन इक्वल टू 10, ए की वैल्यू 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन भी ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर दो ए को, तो ए कितना प्रिंट हो जाएगा? 2 प्रिंट हो जाएगा। ए इक्वल टू ए प्लस 1 से वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। फिर कह रहा है रिपीट लिखा है, फिर वापस जाएगा। ये लॉजिक है प्रोग्राम का। प्रिंट कर दो ए को, तो 3 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद पहले वो चेक करेगा, पहले कंडीशन क्या 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। ए को प्रिंट कर दो, 3 प्रिंट हो गया। ए इक्वल टू ए प्लस 1 से वैल्यू 4 हो गई। फिर यहां से वापस जाएगा, पहले यहां जाएगा वापस, पहले इस कंडीशन को चेक करेगा कंडीशन को, ए लेस देन इक्वल टू 10। तो मतलब ये रिपीट या तो ऐसे करें, या एक तरीका और है इसका। क्या तरीका है कि आप क्या करें, सेट करें a इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिर प्रिंट करें a को, फिर a इक्वल्स टू a प्लस 1 करें, और फिर लिखें आप गो टू स्टेप, जैसे सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। गो टू स्टेप 1 इफ a लेस देन और इक्वल्स टू 10। एक तरीका ये भी है। तो एल्गोरिथम को लिखने के कई तरीके हैं एक लॉजिक को। जैसे a इक्वल्स टू 1 है, ये कंडीशन, फिर a को प्रिंट कर दीजिए, 1 प्रिंट हो गया। a इक्वल्स टू a प्लस 1, a की वैल्यू 2 हो गई। गो टू स्टेप 1 इफ a लेस देन इक्वल्स टू 10, a की वैल्यू कितनी है? 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो गो टू स्टेप नंबर 1, तो 1 पे आ गए। फिर a इक्वल्स टू 1, अब 1 पे नहीं आना है तो कहां पे जाना है? फिर स्टेप नंबर 2 पे जाना है। देखिए लॉजिक यहाँ क्लियर हो रहा है। 2 पे जाएंगे तो a प्रिंट होगा, यानी कि 2 प्रिंट हो गया। a इक्वल्स टू a प्लस 1 से वैल्यू 3 हो गई। फिर गो टू स्टेप 2 इफ a लेस देन इक्वल्स टू 10, 3 लेस देन इक्वल्स टू 10, 3 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू। तो फिर कहां जाएगा? गो टू स्टेप 2, 2 पे a है, प्रिंट कर दो, तो 3 हो गया, एंड सो ऑन। सपोज a की वैल्यू ऐसे करते करते 10 हो गई, तो यहां से 10 हो गई। गो टू स्टेप 2 इफ 10 लेस देन इक्वल्स टू 10, लेस देन और इक्वल्स टू 10, तो कंडीशन ट्रू है। इफ इट इज ट्रू तो कहा जाएगा? स्टेप नंबर 2 पे a को प्रिंट कर दो, तो 10 प्रिंट हो गया। फिर a इक्वल्स टू a प्लस 1, a की वैल्यू 11 हो गई। गो टू स्टेप 2 इफ 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो स्टेप नंबर 5 इज स्टॉप। तो ये एल्गोरिथम को लिखने का तरीका। तो एक बात आपको अब यहाँ समझ में आ रही होगी कि आप पहले सारे एल्गोरिथम सीखें, फिर प्रोग्रामिंग पे जाएं। तो अगर आप सारे प्रोग्राम बनाना सीख जाएंगे तो एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट तो आप किसी का भी बना लेंगे, कोई भी एग्जाम में आ जाए। अब फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे? फ्लो चार्ट में बताता हूँ इसको कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले तो स्टार्ट है, स्टार्ट लिखेंगे। अब सेट करना है आपको। सेट क्या है? वो प्रोसेस बॉक्स है। तो सेट करना है, सेट a इक्वल्स टू 1 है। अब क्या करना है उसके बाद आपको? फिर प्रिंट करना है a को। फिर प्रिंट कर दिया a को, फिर प्रिंट कर दिया a को, प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद इसे a प्लस प्लस करना है, ये फिर प्रोसेस बॉक्स है। तो a इक्वल्स टू a प्लस 1 कर दिया। प्लस 1 करने के बाद फिर आपने कंडीशन चेक की, क्या? इफ a लेस देन इक्वल्स टू 10 है। अगर ये यस है, अगर ये यस है तो आपको कहाँ जाना था? फिर से आपको ये प्रिंट करना है, बल्कि यहां से आपको कहाँ जाना चाहिए? इफ इट इज यस, अगर ये यस है तो आपको कहाँ जाना चाहिए? यहाँ जाना चाहिए। कि फिर प्रिंट करो ए को, फिर ए प्लस प्लस करो, ऐसे घूमता रहेगा। और अगर ये नो है तो नो है, तो इसके बाद क्या होगा? नो है तो आप ये स्टॉप कर। ये फ्लो चार्ट बनाने का तरीका है। और देखिए, टू जनरेट इवन नंबर फ्रॉम 2 to 50। अब इवन नंबर जनरेट करना है तो एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे? वो सब लिखिएगा एल्गोरिथम, ये सब। तो फिर क्या करेंगे? सेट a इक्वल्स टू 2 ले लीजिए, a इक्वल्स टू 2 ले लीजिए, फुल स्टॉप। ये तो क्योंकि वैसे ही लिख रहे हैं आप, यहाँ पे कॉलन लगा सकते हैं। जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें ये तरीका यूज किया गया है। a इक्वल्स टू 2 कर दीजिए। अब 2 के बाद दूसरा नंबर क्या होगा? पहले तो a को प्रिंट कर लो,
प्रिंट कर दो ए को प्रिंट करने के बाद फिर आपको ए इक्वल टू अब ए प्लस 2 करना है, सेट ए इक्वल टू ए प्लस 2। अब वो 4 हो जाएगा, 4 हो गया, लेकिन फिर वो कंडीशन चेक कर लो, इफ ए इज लेस देन इक्वल टू 50 गो टू स्टेप नंबर, सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो स्टेप नंबर 2। वैसे गो टू का यूज प्रोग्रामिंग में अवॉइड करना चाहिए, मैं ये बात आपको बताऊंगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वो रिपीट वाला तरीका। रिपीट वाला तरीका क्या है, जैसे इवन नंबर फ्रॉम 2 टू 50 करना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, सेट ए इक्वल्स टू 2, उसके बाद रिपीट स्टेप नंबर 1 to this, if a less than equals to 50। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टेप नंबर, सपोज ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 क्या हो गया, प्रिंट करो a को, और 4 क्या हो गया, a इक्वल्स टू a प्लस 2। तो ये हो गया a इक्वल्स टू 2 हो गया, और स्टेप नंबर 3 और 4 को करो, अगर a लेस देन इक्वल्स टू 50 है तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 50 है, कंडीशन ये ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो a को प्रिंट करो, यानी कि सपोज ये आउटपुट स्क्रीन है 2 प्रिंट हो गया, a इक्वल्स टू a प्लस 2 से ये 4 हो गया। फिर ये रिपीट स्टेप 3 एंड 4 करना था, इफ a लेस देन इक्वल्स टू 50, तो a की वैल्यू 4 हो गई, 4 लेस देन इक्वल्स टू 50, कंडीशन ट्रू है। ये कर, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर दो a को, तो ये 4 प्रिंट हो गया, a इक्वल्स टू a प्लस 2 से कितना हो गया, 4 और 2 6 हो गया। फिर वापस गया, रिपीट स्टेप 3 एंड 4, 3 to 4 कर दो या 3 एंड 4 कर लो, अगर ज्यादा है तो 3 to 7 करो, तो ज्यादा है तो अगर 3 एंड 4 है, अगर 2 ही है तो 3 एंड 4 लिख दो। इफ a लेस देन इक्वल्स टू 50, a की वैल्यू कितनी होगी 6, लेस देन इक्वल ट्रू हो गया, a को प्रिंट कर दो, 6 हो गया, a इक्वल्स टू a प्लस 2, ये 8 हो गया। सपोज ऐसे करते करते ये वैल्यू 50 हो गई, फिर 50 होने के बाद फिर रिपीट स्टेप 3 एंड 4, इफ a लेस देन इक्वल्स टू 50, 50 लेस देन इक्वल्स टू 50, कंडीशन इज ट्रू, इफ इट इज ट्रू a को प्रिंट कर दो। तो ऐसे करते करते ये क्या हो गया, 50 प्रिंट हो गया, a इक्वल्स टू a प्लस 2, तो 50 से कितना हो गया, 52 हो गया। फिर वापस रिपीट स्टेप 3 2 एंड 4, 3 एंड 4, इफ a लेस देन इक्वल्स टू 50, 52 लेस देन इक्वल्स टू 50, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो ये स्टेप 3 और 4 को नहीं करेगा, फिर पांचवें में क्या आ जाएगा, स्टॉप कर देगा। इससे पहले स्टार्ट लिख लोगे, लिखोगे एल्गोरिथम वैसे ही, ठीक है। इसका फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हो। तो आप जनरेट ऑड नंबर्स के लिए क्या करोगे, वहां जहां आपने a इक्वल्स टू a प्लस 2 लिखा है, वहां पे a इक्वल्स टू a प्लस 1 कर दीजिए, है ना। और इनिशियल वैल्यू सेट a इक्वल्स टू 1 कर लीजिए। ऑड नंबर करना है तो ऑड नंबर में भी 2 ही चलेगा, फिर a 1 कर लीजिए, बस वहां 2 की जगह 1 कर लीजिए, फिर प्रिंट कर दीजिए a को, और उसके बाद a इक्वल्स टू a प्लस 2, तो a इक्वल्स टू a प्लस 2 से क्या होगा, पहले ये 1 प्रिंट करेगा, और ये फिर a को प्रिंट करने में a इक्वल्स टू a प्लस 2 से 3 हो जाएगा, फिर ये वापस जाएगा a को प्रिंट करेगा, फिर a इक्वल्स टू a प्लस 3 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये दिस इज द सीरीज ऑफ ऑड नंबर। तो जैसे लॉजिक आपके डेवलप होते जाएंगे, आप किसी भी प्रोग्राम का एल्गोरिथम, आप किसी भी लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए एल्गोरिथम लिख सकते हैं, और उसका फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। टू कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। अब ये देखिए, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम भी है, इसलिए मैंने इसे लिया, टू कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। सपोज क्या पर्पस, क्या है इसका पर्पस, सपोज एक नंबर है 2 3 4, या कोई भी एक नंबर है जो, जैसे ये 2 3 1 नंबर है, तो ये तो है इनपुट, और आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 2 प्लस 3 5 प्लस 1, आउटपुट आना चाहिए 6, यानी कि उसकी जो डिजिट्स हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, टू कैलकुलेट सम ऑफ मल्टी डिजिट नंबर, मल्टी डिजिट नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। यूजर से आपने एक नंबर इनपुट कराया, उसका आपको सम कैलकुलेट करना है। तो सम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे, स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 क्या हो गया, स्टेप नंबर आप एक रीड करोगे इनपुट, सपोज वो नंबर है ए आ गया, सपोज ए में सपोज आपने 2 3 1 डाला है, अब क्या करोगे आप, स्टेप नंबर 3
अब आप वही वाला लगाइए, रिपीट स्टेप so and so and so to so if a is not equal to 0, जब तक वो 0 के बराबर ना हो जाए। लॉजिक है ये प्रोग्राम का, आप भी डेवलप कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या हो सकता है, आप निकालिए a इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय 10, या मॉड कर लीजिए, मॉड, ये आप आगे देखेंगे। मॉड करते हैं आप जब किसी नंबर का, जब आप मॉड करते हैं किसी नंबर का, जैसे प्रोग्रामिंग में और क्लियर होगा आपको ये, जैसे 2 3 1 का आप 10 से मॉड निकालेंगे तो 10 1 जा 10 आएगा, तो ये कितना हो गया 3, और ये 1 13, 10 1 जा 10, तो ये कितना हो गया 3, सॉरी, अगर आप 10 से 2 3 1 को करेंगे, 10 2 जा 20, ठीक है, फिर 31, 10 3 जा 30, ये 1 बचा। तो जब आप ये मॉड करते हैं, ये सिंबल अगर हम यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग का मैंने यूज कर लिया, आप इसको लिखें a मॉड 10। जब आप किसी मल्टी डिजिट नंबर को 10 से मॉड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा लास्ट डिजिट होती है उस नंबर की। इसे और मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जब प्रोग्राम बनाऊंगा, या कोई भी और नंबर ले सकते हैं, 2 3 4 9 सपोज 10 से मॉड कीजिए, 10 2 जा 20, 34, 10 3 जा 34, 9 10 4 जा 40, लास्ट में क्या बचा 9 बचा। देखिए हमेशा आपको लास्ट डिजिट मिलेगी। और अगर मैं डिवाइड करूंगा तो a mod 10 आ गया, तो मुझे क्या करना है, इसका एडिशन कैलकुलेट करना है। तो मैं एक नंबर और ले लूंगा, इनपुट a, या इससे पहले सेट एक नंबर ले लूंगा सम इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या करूंगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस a कर लूंगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस a कर लूंगा। इससे क्या होगा, जब मैं सपोज यही मेरा नंबर है 2 3 1, तो a mod 10 करने से a में क्या आ जाएगा, a में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। a में क्या आ जाएगा, 2 3 1 से मॉड करूंगा तो 1 आ जाएगा। मैंने बताया था ना, जब किसी नंबर को 10 से मॉड करते हैं तो लास्ट डिजिट आती है। और फिर सम इक्वल टू सम प्लस a से सम में कितना आ जाएगा, सम की जो इनिशियल वैल्यू वो 0 प्लस 1 से 1 आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इसका सम चाहिए ना। अब मुझे क्या चाहिए कि 1 को छोड़ के जो नंबर बचा उसे मैं कैसे लूंगा। अगर मैं लिखता हूं नंबर 5 नंबर 6 कि a इक्वल्स टू a डिवाइड 10, अगर मैं डिवाइड करता हूं, प्रोग्रामिंग में मैं बताऊंगा कि मॉड के लिए तो वहां पे सिंबल है ये वाला, और डिवाइड के लिए सिंबल है स्लैश। तो अगर मॉड करता हूं तो लास्ट डिजिट मिलती है, और डिवाइड करता हूं तो लास्ट को छोड़ के जो है वो सब मिलता है। यानी कि मैं अगर a इक्वल्स टू डिवाइड 10 करूंगा, क्योंकि a तो अभी भी a इक्वल्स टू a मॉड 10 से a में कितना बचा, a इक्वल्स टू a मॉड, इसे अब मुझे दूसरे नंबर में लेना होगा, तो ये b में ले लूंगा मैं, b इक्वल्स टू a मॉड 10 सम प्लस b कर लूंगा। तो b में कितना आ जाएगा, b इक्वल्स टू a मॉड 10 से, ये तो a है, ये a है, और ये 10 है, तो b इक्वल्स टू a मॉड 10 से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सम इक्वल्स टू सम प्लस b से ये 1 हो गया। उसके बाद a इक्वल्स टू a डिवाइड 10 से, तो इस स्टेटमेंट से जो a है वो अभी भी उतना ही है 2 3 1, क्योंकि वो तो b में आया ना नंबर, a में जो कुछ तो a तो अपडेट हुआ नहीं, वो b में आया, तो a अभी भी वो 2 3 1 डिवाइड करूंगा 10 से, तो वहां क्या बचेगा 23 बचेगा। ये बात मेरी आप मान लो आज के लिए कि वो 23 बचेगा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग जब मैं करूंगा, मैंने इसलिए लिया एग्जाम्पल कि जब आप प्रोग्राम लिखोगे तो आपके पास इतने सारे प्रोग्राम्स होंगे कि आपके एग्जाम में एल्गोरिथम या फ्लोचार्ट बनाने के लिए कुछ भी आ जाए, यू विल बी एबल टू राइट द आंसर। तो ये मैंने इसलिए लिया कि अगर इस तरह का प्रोग्राम भी आ जाए, इस तरह के लॉजिक के लिए भी एल्गोरिथम लिखने के लिए आ जाए, वो भी आप बना पाओ। क्योंकि जब मेरे साथ आप चलोगे तो आप बहुत सारे प्रोग्राम, 300-400 प्रोग्राम आप बना लोगे इस सी प्रोग्रामिंग के अंदर, अपने आप बना लोगे आप लोग। तो जब डिवाइड करूंगा तो 23 बचेगा। अब मैंने क्या लिखा था, रिपीट स्टेप 4 to 6, 4 to 6, तो फिर मैं वापस कहूंगा यहां से यहां आऊंगा। तो रिपीट कर रहा हूं 4 to 6, इफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो a तो 0 के बराबर नहीं है, a 23 है, तो ये कंडीशन कैसी हो गई, ये ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो b इक्वल्स टू a mod 10। अब b में कितना आ जाएगा, a कितना बचा था 23, 23 mod 10 करूंगा तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा, तो b में कितना आ जाएगा, अब 3 आ जाएगा। वो 23 हो गया था ना, तो b mod 10, b कितना 23 mod 10,
23 mod 10 तो 3 हो गया। तो बी में कितना आ गया, 3 आ गया, तो सम इक्वल्स टू सम प्लस बी। तो सम कितना हो गया था, पहले 1 हो गया था, तो 1 प्लस 3 यानी कि 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। फिर a इक्वल्स टू a डिवाइड बाई 10 होगा। a कितना था पहले, a कितना था, a था 23 हो गया था, डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा, लास्ट को छोड़ के यानी कि 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर रिपीट करेगा 4 to 6, क्या a इज नॉट इक्वल टू 0, क्या a 0 के बराबर है, नहीं, a तो अभी 2 के बराबर है, अभी यहां से a 2 के बराबर है तो कंडीशन ट्रू हो गई। b इक्वल टू a mod 10, तो b में कितना आ जाएगा, अब a कितना है 2 और मॉड करूंगा 10, 2 mod 10 कितना आएगा, ये तो मैथमेटिक्स है, 2 mod 10 तो 2 ही आता है, तो 2 आ गया b के अंदर, b में 2 आ गया, सम प्लस b, पहले 4 था, 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 हो गया। देखो दिखाई दे रहा है आपको, 3 to 1 का क्या आएगा, 6 ही आएगा। फिर a इक्वल्स टू a डिवाइड बाई 10, तो a इक्वल्स टू a कितना हो गया, a कितना था 2 था, जब 2 डिवाइड 10 करोगे तो मैथमेटिक्स है 2 डिवाइड 10 कितना होगा, 0 होगा। यहां से वापस जाएगा, रिपीट स्टेप 4 to 6 इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन a तो 0 के बराबर हो गया, तो जो होना था वो हो चुका। अब एक चीज और बची, अब आपको क्या करना है, प्रिंट करना है सम, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या लिखना था, आपको कैलकुलेट करना था सम को, तो सम निकाल लिया आपने और 8 नंबर पे आपने क्या लिख दिया, स्टॉप कर दिया। तो इसे आप पेयर करेंगे और इस एल्गोरिथम को आप खुद बनाएंगे कि कैसे सबसे पहले दिस एल्गोरिथम इज यूज्ड, और ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस, इसका फिर आपको फ्लो चार्ट भी बनाना है। फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, फ्लो चार्ट के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टार्ट, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नंबर इनपुट करना है क्या, हाँ एक नंबर इनपुट करना है, इनपुट ए कर लिया, सपोज इनपुट ए कर लिया। उसके बाद आपको सम इक्वल्स टू 0 करना है, तो ये प्रोसेस होगा क्योंकि किसी के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी है, सम इक्वल्स टू 0 कर दिया। उसके बाद फिर आपको ये रिपीट लिखना है, तो रिपीट लिखने के लिए आपको क्या करना है, या उस तरीके से बनाना है कि रिपीट के लिए क्या करोगे, सबसे पहले b इक्वल्स टू a mod 10 निकालोगे, तो उसके लिए कंडीशन लगाओगे इफ a, तो इफ के लिए क्या लिखोगे, इफ ये लिखोगे इफ a नॉट इक्वल्स टू 0, उसके बाद क्या करोगे, ये वाली कंडीशन लिखोगे, फिर b इक्वल्स टू a mod 10, तो आप क्या करोगे, ये लिखोगे b इक्वल्स टू a mod 10, फिर उसके बाद सम इक्वल्स टू सम प्लस b, ये भी प्रोसेस है यहीं लिख देता हूँ, सम इक्वल्स टू सम प्लस b, फिर ये भी प्रोसेस है a इक्वल्स टू a डिवाइड बाई 10, फिर उसके बाद यहाँ से वापस जाएगा तो ये, फिर यहाँ से ये जाएगा, अगर ये यस है, अगर ये नो है, ये 0 हो जाए, तो फिर क्या करना है, केवल आपको प्रिंट करना है, किसे प्रिंट के लिए क्या है, ये वाला ऑप्शन है, प्रिंट करना है सम, और फिर उसके बाद एंड करना है। यानी कि आप किसी भी लॉजिक के लिए एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। ये सारे प्रोग्राम आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। चेक करना है एंटर नंबर इज इवन ऑड, ये बनाइएगा, और राइट एन एल्गोरिथम फ्लो चार्ट टू प्रिंट सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं, ये सब हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे, तो जब ये सारे प्रोग्राम हम बनाएंगे, वहां पे सारे प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे, और इस तरीके से किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए जिसका एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट लिखने के लिए आएगा, तो आप एग्जाम के अंदर उसे कर पाएंगे। जैसे कि ये पूछा है एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम, अब आप बता सकते हो, सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 10 आप बना सकते हो, सॉल्विंग ए प्रॉब्लम एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्लो चार्ट, और विजुलाइज द स्टेप एल्गोरिथम इन इंप्रूविंग द डेवलपमेंट प्रोसेस, ये आपने पढ़ लिया। फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट के बारे में पूछा है, एक फ्लो चार्ट बनवा रहे हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे जब ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो गुड एल्गोरिथम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, गुड एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट। तो आप किसी भी टाइप के लॉजिक के लिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप एल्गोरिथम भी लिख सकते हो और फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है फ्लो चार्ट का डेफिनेशन क्या है, यहाँ इस लेक्चर से फ्लो चार्ट का डेफिनेशन क्या है, एल्गोरिथम का डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किसी एल्गोरिथम के, फ्लो चार्ट का डेफिनेशन क्या है, फ्लो चार्ट के क्या क्या सिंबल्स हैं, उनको आपको यूज करना है। तो जब मैं आपको प्रोग्राम्स कराऊंगा, जब नेक्स्ट आप सी प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे, तो वहां पे मैं आपको बताता रहूंगा कि आपको इसका एल्गोरिथम लिख लेना चाहिए, और मैं कुछ एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट वहां पे भी आपको बीच में बता सकता हूँ। ठीक है,
तो नेक्स्ट अब हम करेंगे जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा सी प्रोग्रामिंग, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग क्या होती है नेक्स्ट लेक्चर में, फॉर्मेट क्या होता है, प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, सी प्रोग्रामिंग का जो करेक्टर सेट है वो क्या है, टोकन्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। और अब हम इस तरीके से, मैंने जैसे ही शुरू में आपको दिखाया था कि हमारा जो सिलेबस है, हम सिलेबस की तरफ बढ़ रहे हैं और इतना पोर्शन हमने कवर कर लिया। अब हम ये करेंगे बेसिक, मैंने अभी बताया हिस्ट्री ऑफ सी, फीचर्स ऑफ सी, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, कैसे कंपाइल करते हैं, लिंक करते हैं, करेक्टर सेट, टोकन्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, वेरिएबल्स। तो ये अब हम सब जो फंडामेंटल वाले हैं सी प्रोग्रामिंग का, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मैं 3 तरीके से डिवाइड करता हूँ कि एक तो फॉर्मेट ऑफ ए सी प्रोग्राम समझने के लिए, उसमें डेटा टाइप्स तक बात करते हैं, उसके बाद इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं, 6 फंक्शन होंगे, और एक चैप्टर यहाँ पे बनता है ऑपरेटर्स इन सी का। तो यहाँ थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, यहाँ तक आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम आ जाएंगे और आपको बिल्कुल लॉजिक क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग क्या होती है, और सी प्रोग्रामिंग में ये टॉपिक जो हिस्ट्री है, करेक्टर सेट है, इनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।